नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। मैं हूं सनी गंगासागर, आपके साथ में लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर वो खबर जो आपको जानना बेहद जरूरी है, आप तक हम हर दिन पहुंचाते हैं। आज भी राजनीतिक गलियारों में कई महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आई हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर जहां एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह रहे, तो वहीं कल पीएम मोदी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के दौरे पर वो परसों जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भी तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में मैदान में उतरे हुए हैं, तो तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है उनका दौर भी जारी है। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी चल रहा है। तमाम ये खबरें लेकर समेटकर फिर से एक बार आपके सामने हम हाजिर हैं 24 का महासंग्राम लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम 24 का महासंग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर दिए गए बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने साल 2006 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा दिए गए बयान का जिक्र किया। कहा कि कांग्रेस देश की संपत्ति घुसपैठियों को बांटना चाहती है। उनके इस बयान ने अब सियासी तापमान बढ़ा दिया है। कांग्रेस उनके इस बयान को लेकर हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि बौखलाहट में इस तरह से वो बोल रहे हैं, पहले चरण के बाद नतीजों की बौखलाहट इसे करार दिया है। जबकि यह भी कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि पीएम मोदी से मिलने का समय हमने मांगा है ताकि हम उनको अपना मुखपत्र दे सके, बता सके कि हमारे मुखपत्र में क्या क्या बिंदु हैं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है और इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे। शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा जो इशारा करता है कि हमारे जो अल्पसंख्यक यहाँ तब से रह रहे हैं वो घुसपैठी हैं। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की संस्कृति है? एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो, राम के आचरणों की बात करते हो, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो। कहाँ गया आपका सबका साथ? कहाँ गया आपका सबका विश्वास? आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा, लेकिन इससे पहले देश में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। ताजा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का है, जिसे लेकर कांग्रेस अब देश भर में हमलावर है। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका
मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। इससे पहले पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस हमलावर है। राहुल गांधी ने जहां पीएम के बयान को पहले चरण में हार की हताशा करार दिया है, तो वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ताओं और सिविल सोसाइटी ने भी पीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर सियासी घमासान तेज है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जहां पीएम के बयान को हेट स्पीच करार दिया, तो वहीं इसे गंभीरता से लेते हुए भारत निर्वाचन आयोग से प्रधानमंत्री पर कार्रवाई करने की मांग भी कर डाली है। दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा, कांग्रेस के आचरण में ऐसी चीजें दिखे तो बताना गुनाह नहीं है। कांग्रेस को तो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का बयान है वो सीधा सीधा हेट स्पीच है। देश की जनता की विकास की बात न कर हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। हेट स्पीच है। चुनाव आयोग को सीधा सीधा संज्ञान में लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता और माता बहनों को नेल पॉलिश से लेकर सिंदूर तक छीनने का काम किया, और कांग्रेस पार्टी ने महंगाई रोकने और उनकी हक दिलाने का बात कर रही है। देखिए, हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद से तुष्टीकरण के आधार पर, वोट बैंक के आधार पर काम करी है, और यदि कांग्रेस के आचरण में यदि इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसको इंगित करना हिंदुस्तान के अंदर में, भारत के अंदर में कोई गुनाह नहीं है। कांग्रेस को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए कि देश जब सर्वधर्म के आधार पर है, देश की आज़ादी में जब विभाजन हुआ तब सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को रखा गया, इसलिए इस तरह का कृत्य कांग्रेस को नहीं करना था। साल 2024 के महामुकाबले का आगाज हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव अभियान तेज होता जा रहा है, चुनावी जंग भी तेज होती जा रही है। ऐसे में सियासी बयानों का असर चुनाव पर कितना होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल तो वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोपों की होड़ में मर्यादाएं भी तार तार होती नजर आ रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। सागर, हरदा, भोपाल में उनका कार्यक्रम है। कांग्रेस हरदा में मंडी बंद कराए जाने पर सवाल खड़े कर रही है। साथ ही भोपाल में रोड शो के लिए स्कूल कॉलेजों पर भीड़ जुटाने का दबाव बनाए जाने का आरोप भी कांग्रेस ने लगाया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले सियासत। हरदा, भोपाल में सियासी अदावत। विवेक तन्खा ने उठाए सवाल। चुनावी सियासत में आया उछाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल के मध्य प्रदेश दौरे से पहले राजनीति शुरू हो गई है। हरदा एसपी ने हरदा की मंडियां बंद रखने को लेकर कलेक्टर को लेटर लिखा है। इसी पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं भोपाल में सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज को रोड शो का हिस्सा बनाए जाने के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप भी लगाया। आज मुझे बड़ी डिस्कंसर्टिंग न्यूज़ मिली कि हरदा में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। उसके लिए प्रशासन पूरी जोर से तैयारियां कर रहा है। प्रशासन सिक्योरिटी जरूर प्राइम मिनिस्टर को प्रोवाइड कर सकता है, बट बीजेपी का काम तो नहीं करना चाहिए। ये प्रशासन का काम नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन को आगाह करना चाहता हूँ, अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड लाना चाहते हैं तो इस प्रकार से प्रशासनिक हस्तक्षेप प्रधानमंत्री की विजिट में नहीं होना चाहिए। वैसे एसपी ने जो कलेक्टर को लेटर लिखा है उसमें कहा गया है कि मोदी के कार्यक्रम के दौरान शहर में लोगों का अधिक संख्या में आगमन रहेगा। मंडियों में आने जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियां
शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती है, जिससे अप्रिय घटना होने की आशंका है। इसलिए 24 अप्रैल को जिले की कृषि उपज मंडियों को बंद रखने के लिए निर्देशित करें। उधर बीजेपी का कहना है कि पीएम का अपना प्रोटोकॉल रहता है, प्रशासन उसी हिसाब से फैसले लेता है। कांग्रेस मुद्दाहीन राजनीति कर रही है। खैर जो भी हो, लेकिन पीएम के दौरे से पहले सियासी बयानबाजी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी का दौरा, भोपाल का रोड शो, बैतूल की सभा, वो एक राजनीतिक कार्यक्रम है और उसके लिए कोई मंडी बंद कराने जैसे विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी परिवार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबल और सक्षम है कि अपने नेताओं का जम के स्वागत कर सके। देखिए, प्रशासन का जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहा है मध्य प्रदेश की सरकार, वो साफ साफ दिख रहा है। मंडियों में तालाबंदी कर रहे हैं, पेड़ों की भोपाल में रोड शो के दौरान कटाई कर रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं। ये समय जो है किसानों का समय चल रहा है, लेकिन उस पर भी मंडियां बंद करी जा रही। तो तनखा जी ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है और जागना चाहिए चुनाव आयोग को और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अप्रैल महीने में पीएम मोदी का ये 5वां एमपी दौरा होगा। 7 अप्रैल को पीएम ने जबलपुर में रोड शो किया। 9 अप्रैल को बालाघाट आए। 14 अप्रैल को नर्मदापुरम के पिपरिया में सभा की। 19 अप्रैल को दमोह पहुंचे थे। अब 24 अप्रैल को वो सागर, हरदा और भोपाल आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण की वोटिंग से पहले रोड शो करने वाले हैं। जबलपुर के बाद अब राजधानी भोपाल में 24 अप्रैल को पीएम मोदी का 1 किलोमीटर लंबा रोड शो होने जा रहा है और पीएम के रोड शो के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पीएम मोदी करेंगे भोपाल में रोड शो। सुरक्षा के लिए तैनात होगा भारी पुलिस बल। 24 अप्रैल को मोदी का होगा रोड शो। 3 स्तरीय होगी पीएम की सुरक्षा व्यवस्था। भोपाल में पीएम मोदी का रोड शो पुरानी विधानसभा के सामने से शुरू होगा और रोशनपुरा चौराहे से होते हुए एपेक्स बैंक पॉइंट के पास खत्म होगा। जगह जगह पर स्वागत मंच बनाए गए हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता और अलग अलग समाज के लोग पीएम का भव्य स्वागत करेंगे। इधर पीएम रोड शो की तैयारियों को लेकर के प्रदेश लोकसभा प्रभारी सतीश उपाध्याय, मंत्री विश्वास सारंग समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। राजा भोज की नगरी, रानी कमलापति की नगरी में पधार रहे हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बैठक भी संपन्न हो चुकी है। सभी जनप्रतिनिधियों को जवाबदारी दे दी गई है, सारे पदाधिकारियों को जवाबदारी दे दी गई है। जोरदार तरीके से, ऐतिहासिक तरीके से उनका पलक पावड़े बिछाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का राजा भोज की नगरी में स्वागत किया जाएगा। वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। स्वागत भोपाल की जनता और भोपाल के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने जा रहे हैं। कोई कमी ना रह जाए, इस दृष्टि से लगातार हर व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। इस दृष्टि से आज की हमारी बैठक आयोजित की गई थी। मुझे लगता है कि बहुत भव्य प्रधानमंत्री जी का स्वागत हमारे भोपाल शहर में 24 तारीख को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के रोड शो की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए दिल्ली से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अधिकारियों का दल राजधानी पहुंच चुका है। इस दौरान सोमवार और मंगलवार रोड शो की रिहर्सल की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान पूरे शहर भर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। लगभग 2000 पुलिस कर्मचारियों को मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा एसपीजी के स्पेशल कमांडो 3 सुरक्षा चक्र में तैनात किए जाएंगे। इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस बड़ी गंभीर है और लगातार सुरक्षा के जो उच्चतम मापदंड है उनके अनुरूप पुलिस काम कर रही है और उसके लिए लगातार बैठकें हुई हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा का अतिरिक्त बल लगाया गया है। 25 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और पुलिस जो भी छोटे सूक्ष्म जो इसमें विभिन्न सावधानियां रखती हैं उनको सुनिश्चित कर रही है। भोपाल में तीसरे चरण में मतदान है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। यह बात अलग है कि यह लोकसभा बीजेपी के गढ़ के रूप में जाना जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कायस्थ प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। INH 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवीय की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान होने के बाद दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य राष्ट्रीय नेता प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। अमित शाह ने रायपुर में रात रुककर छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीटें जीतने का गुरु मंत्र दिया, तो वहीं अब पीएम मोदी भी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश में 11 की 11 सीटें जीतने के लिए पूरा दम लगा रही है। सोमवार को अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाएं लेने के लिए 2 दिन तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे। पीएम मोदी दोपहर में जांजगीर चांपा सीट के सक्ती में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे महासमुंद लोकसभा सीट के धमतरी में चुनावी सभा करेंगे। पीएम इसके बाद राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम मोदी के राजभवन में रात्रि विश्राम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही राजभवन के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। रात्रि विश्राम के बाद पीएम मोदी अगले दिन 24 अप्रैल को सरगुजा लोकसभा के अंबिकापुर में सभा लेंगे। यहाँ से वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके पहले अमित शाह राजधानी में 15 घंटे से अधिक समय तक रायपुर में रहे। आइए जानते हैं इस दौरान शाह ने क्या किया। 15 घंटे से ज्यादा रायपुर में रहे। सीएम साय नितिन नबीन संघ की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी रहे मौजूद। दूसरे तीसरे चरण की तैयारी पर की चर्चा। 11 सीट जीतने का गुरु मंत्र दिया। पहले चरण का फीडबैक भी लिया। पीएम की सभाओं की तैयारी पर भी की चर्चा। नक्सली एनकाउंटर के बाद स्थिति की भी ली जानकारी। पीएम मोदी 10 साल बाद छत्तीसगढ़ में रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के व्यस्त दौरे में होम मिनिस्टर और पीएम का राजधानी में रुकना ये बताता है कि बीजेपी नेतृत्व छत्तीसगढ़ को लेकर बेहद गंभीर है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मोदी की गारंटी पूरी हुई है, ऐसे में पार्टी प्रदेश में सभी 11 सीटें जीतने को लेकर आशान्वित है। अब देखने वाली बात यह होगी कि छत्तीसगढ़ में कितनी कामयाबी मिलती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 7,000 से ज्यादा ऐसे बूथ हैं जहां पर भाजपा को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। अब बीजेपी ने इन बूथों पर जीत हासिल करने के लिए नई रणनीति तय की है। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी ने हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का टारगेट तय किया है। पार्टी की चिंता प्रदेश के वे 7,526 पोलिंग बूथ हैं, जहां बीजेपी पिछले 16 साल से लगातार हार रही है। इन बूथ के लिए पार्टी ने खास रणनीति बनाई है। इसमें कांग्रेस समर्थित सरपंच से लेकर कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं को टारगेट पर रखा गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बूथ प्रबंधन पर विशेष काम करती है और मध्य प्रदेश में 64,500 बूथों में से लगभग 7,500 बूथ ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशित सफलता नहीं मिली है। इसलिए पूरी कोशिश है कि इस मध्य प्रदेश का एक भी बूथ ऐसा ना रहे जहां भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशित मत ना मिले। और अब की बार हमारी योजना भी है कि हर मतदान केंद्र पर 370 अधिक मत पिछली बार की तुलना में धारा 370 की याद में। तो हम तैयार हैं बूथ प्रबंधन के लिए, इसलिए पहले चरण में भी संस्कृति थी, अब और सबलता से काम करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की उज्जैन दक्षिण सीट के 16 बूथ, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की बुधनी के 6, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के 23, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की दिमनी सीट के 44 बूथ। आदिवासी बहुल 4 सीटों पर बीजेपी की हालत खराब। सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा में 169 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी पिछले 5 चुनावों में कभी नहीं जीत सकी है। धार जिले की कुक्षी विधानसभा में 160 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो बीजेपी पिछले 4-5 चुनावों में कभी नहीं जीत सकी है। डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र में 144 बूथ जीत नहीं सकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब हारे हुए इन बूथों पर जीत के लिए पूर्व कांग्रेस नेताओं को साधने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी हारे हुए बूथों को जीतने के लिए सरपंचों का सहारा लेने की तैयारी में है। कुछ जगहों पर पार्टी ने जातिगत समीकरण के हिसाब से रणनीति बनाई है।
अनुराग मालवीय, INH 24/7 भोपाल। तो मध्य प्रदेश की सियासत में महाराज और राजा को सियासी अदावत उनकी जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ताजा बयान सुर्खियों में। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं बदलती तो लाडली बहना योजना का पैसा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जेब में चला जाता। इस पर दिग्गी राजा ने भी तीखा पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट। सिंधिया का एक तीर से दो निशाना, बताया क्यों जरूरी था सरकार गिराना। चुनावी जिक्र में फिर लाडली बहना, कमलनाथ दिग्विजय पर भी निशाना। गुना लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अंदाज में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। उनके ताजे बयान से कांग्रेस तिलमिला गई है। उन्होंने गुना के अमोदा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो लाडली बहना योजना का पैसा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जेब में जाता। लाडली बहना कौन है? 1250 रुपया खाते में मिल रहा है। अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पॉकेट में वो पैसा होगा। सिंधिया के बयान पर राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया। चाचौड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिंधिया के ही पुराने बयानों का जिक्र करते हुए कई सवाल दागे। इतना ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन वो कहते थे कर्जा अगर माफ नहीं हुआ तो मैं सड़कों पे उतरूंगा, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो मैं सड़क पे उतरूंगा। लेकिन सड़क पे उतरने के बजाय वो तो हवाई जहाज में बैठ के पहुंच गए। क्यों कुपोषित है शिवपुर गुना? वहाँ के बच्चे मातृ मृत्यु दर सबसे ज्यादा क्यों है? वहाँ चीतों के लिए व्यवस्था हो गई पर इंसानों के लिए क्यों नहीं पानी पीने का? क्या कारण है कि वहाँ के बच्चों को स्कूल नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली? इसका उत्तर देना चाहिए। इधर उधर की बात करने से क्या हुआ? आप इतने साल से वहाँ सांसद। इस बार लोकसभा चुनाव को राजनीतिक विश्लेषक अलग चश्मे से देख रहे हैं। पहले चरण में हुई कम वोटिंग के भी साइड इफेक्ट का विश्लेषण किया जा रहा है। इसी कड़ी में सिंधिया के ताजा बयान को भी अगर सियासी थर्मामीटर से नापे तो लगता है कि लाडली बहना को साधने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर विराम लग गया है। रावत का राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के पक्ष में प्रचार करने का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्हें मना लिया गया है। क्या कांग्रेस को मिली राहत? मान गए रामनिवास रावत। दिग्विजय के समर्थन में किया प्रचार। बीजेपी ज्वाइन करने के थे कयास। इस वीडियो ने वरिष्ठ कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लगाया है। पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच रामनिवास रावत दिग्विजय सिंह का प्रचार करने पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रामनिवास रावत ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा के मुकाबले सीधे हैं। कांग्रेस में और बीजेपी में जो मौलिक अंतर है, कांग्रेस के लोग सभ्य होते हैं, भले होते हैं और बहस नहीं करते। मैंने देखा है कि किसी एक जगह अगर 10 लोग बैठे हो, बीजेपी का एक बंदा आएगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, बोले राम मंदिर बना के नहीं बना, तुमसे कहलवाएगा हाँ। बोले ये काम हुआ कि नहीं हुआ, तुमसे कहलवाएगा हाँ। तो बोले वोट दो, और आप लोग बोलते नहीं। कोई भी राजनीतिक दल हो, वो एक परिवार होता है, और परिवार होता है तो बर्तन गड़बड़ाने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन उस परिवार का जब मुखिया होता है वो उनकी बात को सुनता है, उनसे बात करता है, तो निश्चित रूप से ये जो आवाज़ आपको आई थी वो आवाज़ खत्म हो गई। सिंधिया की कांग्रेस छोड़ने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, और आज भी मैं समझता हूँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ रही है वो लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, कार्यकर्ता उनका सहयोग भी कर। कहा जा रहा है कि दिल्ली आला कमान ने समय रहते डैमेज कंट्रोल कर लिया है। नाराज विधायक से फोन पर बातचीत कर उनकी नाराजगी दूर की गई। रामनिवास रावत मुरैना लोकसभा सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर नाराज थे। रामनिवास के बारे में
बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। देखिए, उनके पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता अपने दल के कार्यक्रम में गए, मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति और बात वाली बात नहीं है। रही बात, देखिए, रामनिवास रावत जी के नाम में राम जरूर है, लेकिन राम विरोधियों के साथ खड़े हैं वो, तो प्रश्न चिन्ह उन पर खड़ा होता है, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी में निर्मित हो गई हैं, उसमें देश विरोधी छवि के साथ साथ राम विरोधी दल के रूप में व्याप्त हो गई है। तो प्रश्न चिन्ह कई सारे हैं, उनको फैसला करना है वो किसके साथ रहना चाहते हैं। रामनिवास रावत की गिनती दिग्विजय सिंह के करीबी नेताओं में की जाती है। वो मुरैना के विजयपुर विधानसभा सीट से 6 बार के विधायक रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने यहां जीत हासिल की। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में वे मुरैना सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। यहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो 24 का महासंग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।